हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं मोनिका और हम लोग जो है इसमें ल्यूसेंट पब्लिकेशन की जो बुक है जीएस की, उसका कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। हिस्ट्री इसमें हमारा कंप्लीट हो चुका है और ज्योग्राफी जो है, आई थिंक ये ज्योग्राफी की तीसरी वीडियो है। तो ज्योग्राफी की भी 2 वीडियो जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो लोग स्टार्टिंग से ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं वो इसके पहले के 2 पार्ट और देख लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है लास्ट हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस पे? गेजर, है ना। तो गेजर क्या है? बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। गेजर क्या है? बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसे ही गेसर कहा जाता है। समझ में आया गेसर किसे कहा जाता है? गेसर किसे कहा जाता है? बहुत से ऐसे ज्वालामुखी होते हैं इनके क्षेत्रों में उद्गार के समय कुछ दरारें पड़ जाती हैं, कुछ छेद या सुराख हो जाते हैं, उनसे होकर जल और वाष्प जो है बहुत ही ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। तो जल और वाष्प जो निकलना जिनका उनका जो निकलना होता है उसे ही गेसर कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ओल्ड फैथफुल गेसर। जैसे ओल्ड फैथफुल गेसर, यह यूएसए में येलो स्टोन पार्क में स्थित है। यह क्या है? यूएसए में येलो स्टोन पार्क में स्थित है। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। इसमें क्या होता है? प्रत्येक मिनट पे उद्गार होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द्वार, है ना। तो द्वार में क्या है? ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है। इसमें गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। इनसे गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त द्वारों को सोल पतारा कहा जाता है। जो गंधक युक्त द्वार होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? उनको सोल पतारा कहा जाता है। अलास्का यानी यूएसए के कटमई पर्वत को हजारों द्वारों की घाटियां कहा जाता है। अलास्का जो है, जो अलास्का जगह कहाँ पे है? यूएसए में, है ना। तो वहां की जो कटमई पर्वत है को हजारों द्वारों की घाटियां कहा जाता है। ईरान का कोह सुल्तान द्वारा व न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का द्वारा भी प्रसिद्ध है। ईरान के कुल सुल्तान द्वारा व न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का द्वारा भी प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटापैक्सी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 19,613 फीट। क्या ऊंचाई है इसकी? 19,613 फीट। कहाँ स्थित है ये? इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? इक्वाडोर में स्थित है ना। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल, एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? ओजस डेल। कहाँ स्थित है? एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश में की सीमा पर स्थित है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एका एका कांगुआ, है ना। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? एका कांगुआ, एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है। ये भी कहाँ पर? एका कांगुआ कहाँ स्थित है? एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 6,960 मीटर। क्या ऊंचाई है इसकी? 6,960 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। अब हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। भूकंप भूगर्भ शास्त्र की एक शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। मतलब कि वह सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। पहला प्राथमिक अथवा पी तरंगे। प्राथमिक अथवा पी तरंगे, यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसका जो औसत वेग होता है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है। यह जो गति है वो सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। जिससे ये तरंगे जो है वो किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा जो अपनाया गया मार्ग होता है वो कौन सा होता है? वह नतोदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट द्वितीय अवस्था एस तरंगे। पहली कौन सी होती है? पी तरंगे। दूसरी कौन सी है? एस तरंगे। पहली को प्राथमिक बोलते हैं और दूसरी को द्वितीयक बोलते हैं। ठीक है, यानी सेकेंडरी या फिर एस वेव्स। तो इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। किसको? एस तरंगे जो होती है ना, एस वेव्स को अनुप्रस्थ तरंगे भी कहा जाता है। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से ही होकर गुजरती हैं। मतलब कि अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस माध्यम से ही होकर गुजरती हैं। ठीक है, तीसरी है सतही अथवा एल तरंगे। मतलब कि इंग्लिश में से बोलेंगे सरफेस और एल वेव्स। सरफेस और एल वेव्स, है ना। तो इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। मतलब कि जो एल तरंगे होती हैं उन्हें क्या है? धरातलीय एवं लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज यानी कि एल तरंगों की खोज किसने की थी? एस डी लव ने की थी। इन तरंगों की खोज एस डी लव ने की थी। इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता था। इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता था। इनका अन्य नाम आर वेव्स है। इनका जो अन्य नाम है वो क्या है? आर वेव्स है। ये तरंगें मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं।
जो एल तरंगे होती है ना वो केवल धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस, तरल व गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। जो एल तरंगे होती हैं वो ठोस, द्रव एवं तरल तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं, है ना। ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। इनकी जो चाल होती है वो कितनी होती है, वो 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड होती है। एल तरंगों की चाल कितनी होती है, तो 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड होती है। सभी तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। जो एल तरंगे होती है ना वो बहुत ही विनाशकारी होती हैं, है ना। नेक्स्ट है, भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। इससे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। इससे क्या होता है कि इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। पहला, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है। सभी भूकंपीय तरंगों का, जितनी भी भूकंपीय तरंगें होती हैं उनका क्या है, वेग जो है वो अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर घट जाता है ना। मतलब जब अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरती हैं तो इनका जो वेग होता है वो बढ़ जाता है, और कम घनत्व वाले पदार्थों से जब ये गुजरती हैं तो इनका जो वेग है वो घट जाता है। नेक्स्ट बी है, केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं। केवल प्राथमिक तरंगे यानी जो पी तरंगे होती है ना वही पृथ्वी के का जो केंद्रीय भाग है उससे गुजर सकती है, परंतु वहां पर उनका वेग कम हो जाता है। गुजर तो सकती हैं वो पृथ्वी के मध्यम भाग से, मतलब पृथ्वी के केंद्रीय भाग से, लेकिन जो वहां पे उनका वेग होता है ना पी तरंगों का, वो जो है वो कम हो जाता है। ठीक है। तीसरा है गौण तरंगे। गौण तरंगे मतलब द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती हैं। जो गौण तरंगे होती हैं वो क्या होता है, जो द्रव पदार्थ होता है ना, लिक्विड जो होता है, उससे नहीं गुजर सकती हैं। फिर डी, एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती हैं। जो एल तरंगे होती हैं वो केवल धरातल के पास ही चलती हैं। विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित तथा अपरिवर्तित भी होती हैं। विभिन्न माध्यमों एवं तरंगों से गुजरते समय ये तरंगे जो है वो परिवर्तित एवं अपरिवर्तित भी होती हैं, है ना। नेक्स्ट, केंद्र, भूकंप के उद्गम स्थान को केंद्र कहते हैं। भूकंप का जो उद्गम स्थान होता है जहां से भूकंप उठता है उसे क्या कहते हैं, उसे केंद्र कहा जाता है। भूकंप केंद्र के निकट PSL 3 प्रकार की तरंगें पहुंचती हैं। भूकंप के केंद्र के निकट जो है वो PSL 3 प्रकार की तरंगें पहुंचती हैं। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगें अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं। क्या, पृथ्वी के भीतरी भाग में ये तरंगें अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी तथा एस तरंगें भी पहुंचती हैं। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी तथा एस तरंगें भी पहुंचती हैं। केंद्रीय भाग यानी कोर पर पहुंचने पर एस तरंगें लुप्त हो जाती हैं। केंद्रीय भाग यानी कि जब कोर पे पहुंचते हैं तो कोर पे पहुंचने पर एस तरंगें क्या होता है, वो लुप्त हो जाती हैं और पी तरंगें अपवर्तित हो जाती हैं। मतलब जब केंद्र तक पहुंचते हैं तब तक पी तरंगें तो बिल्कुल ही गायब हो जाती हैं, है ना। और जो एस तरंगे होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं, और जो पी तरंगे हैं वो अपरिवर्तित हो जाती हैं। मतलब एस तरंगे तो गायब ही हो जाती हैं बिल्कुल, और पी तरंगे जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती है। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती है। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहा जाता है ना। अब नेक्स्ट आएंगे हम अधिकेंद्र। अधिकेंद्र क्या है, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र किसे कहा जाता है, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती हैं। अधिकेंद्र पे सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचती हैं, अधिकेंद्र पे सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती हैं। अतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। सागरीय भूकंपों द्वारा मतलब, अतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न जो लहरें होती हैं उनको जापान में क्या कहा जाता है, उनको जापान में सुनामी कहा जाता है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहा जाता है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की जो तीव्रता है मापी जाती है तो उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहा जाता है। इनके 3 स्केल होते हैं। इनके कौन कितने स्केल होते हैं, इनके 3 स्केल होते हैं। कौन कौन से, रोसीफेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। कौन सा, रोसीफेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल, है ना। तो रिक्टर स्केल क्या होता है, भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में किया गया था। ये जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। तो इस क्वेश्चन को जो है वो आप लोग, इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कवर कर लीजिएगा, आगे किसी एग्जाम में आता है तो किसी का वो क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। रिक्टर स्केल क्या है, भूकंप की तीव्रता या फिर ऊर्जा मापने वाली रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में किया गया था। यह एक लघु गणकीय पैमाना है। जो रिक्टर स्केल है वो क्या है, एक लघु गणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। इसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। इस स्केल पर 2.0 या फिर 3.0 तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है। इस स्केल पर अगर 2.0 या फिर 3.0 की रेटिंग आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो भूकंप है ये हल्का भूकंप है ना। नेक्स्ट,
जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। अगर इसी पे 6.2 तीव्रता का अर्थ अगर आ जाए तो समझ लो कि भूकंप जो है वो बहुत ही तीव्र है ना। नेक्स्ट, विभिन्न स्थलाकृतियां, मतलब कि विभिन्न स्थलाकृतियां। तो निर्माण के आधार पर स्थलकृतियां 3 प्रकार की होती हैं। निर्माण के आधार पर स्थलकृतियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली पर्वत, दूसरी पठार और तीसरा मैदान। पहली पर्वत, दूसरा पठार तथा तीसरा मैदान। पर्वत, उत्पत्ति के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के अनुसार जो पर्वत है वो 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से पर्वत होते हैं 4 प्रकार के? पहला हो गया ब्लॉक पर्वत, है ना। ब्लॉक पर्वत क्या होता है? जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे हुए प्रतीत होते हैं तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है, मतलब कि जो बीच का भाग है वो नीचे धंस जाता है तथा आसपास के जो भाग होते हैं वो बहुत ही ऊंचे उठे उठे प्रतीत होते हैं, तो उसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ब्लॉक पर्वत का मतलब क्या है कि बीच में गड्ढा है और दोनों साइड के जो पर्वत हैं वो उठे हुए हैं, है ना, तो क्या कहलाएंगे? ब्लॉक पर्वत कहलाएंगे। और बीच में धसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं, मतलब कि जो ऊपर का उठा हुआ भाग होता है उसे तो ब्लॉक पर्वत कह देते हैं और जो नीचे का धसा हुआ भाग होता है उसे रिफ्ट घाटी कहते हैं, है ना। इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं वॉससेज फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी और सॉल्ट रेंज पाकिस्तान। क्या है? वॉस रेंज फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी और सॉल्ट रेंज जो है वो कहाँ है? सॉल्ट रेंज जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, तो आज के लिए जो है वो हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे कल की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम लेकर आएंगे कल की वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।